जब आपने कंसल्टेंसी के लिए किसी कंपनी का इंतखाब करना होता है तो वो कौन से पॉइंट्स हैं? किसी का कनाडा का वीज़ा लग गया तो मैं भी कनाडा के लिए अप्लाई करूँ, ये नहीं देखना है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं हैं। तो सबसे पहले आपने अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको डिसाइड करना होता है। वो आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं, वो आप कंसल्टेंट से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। वीज़ा कंसल्टेंसी कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा इस मामले के अंदर सामने आई। लोगों ने कहा जी फलां ने बड़ा फ्रॉड कर दिया, इस तरह से कर दिया। अच्छा, फ्रॉड होता कैसे है और उससे बचने का तरीक़ाकार क्या है? पाकिस्तान ये सुनना चाह रहे होते हैं कि उनको कहा जाए आप हमें 50 लाख दे दें, आपको 2, 4, 5 दिन बाद वीज़ा मिल जाएगा। आप 20 लाख दे दें तो आपको इतने दिनों बाद वीज़ा मिल जाएगा। जब कोई आपको श्योरिटी देता है कि 100% मैंने ही वीज़ा आपको देना है, तो यहाँ से हमारा फ्रॉड और स्कैम शुरू हो जाता है। FK कंसल्टेंसी किन किन मुल्कों के लिए वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? UK इस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सभी कंट्रीज़ की रेशो बहुत अच्छी है अगर आप इसको विजिट के लिए लेके चलते हैं। और इसके साथ साथ हम जो है स्टडी वीज़ास को भी डील कर रहे हैं। अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं या वहाँ पे इनको स्टे का मौका भी मिलता है? स्टडीज़ के बाद पोस्ट वर्क के लिए भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। किसी मुल्क में फ्री पढ़ना चाह रहा हूँ तो उसका कोई तरीकाकार है? स्पेन की, लिथुआनिया के साथ साथ इटली को जो है वो मेन हब समझा जाता है इसके लिए। सस्ता तरीन मुल्क जो घूमने के लिए है वो कौन सा हो सकता है और कितना सस्ता हो सकता है? बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है तो सर्बिया, मोरक्को इस टाइम पे उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर वो शेंजन जोन में किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो करंट रेशो के मुताबिक नॉर्वे उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। नॉर्वे के साथ साथ आप लोग स्पेन को देख सकते हैं। वहाँ पे भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो 2-2, 4-4, 6-6 कमरों के अंदर हैं और उनकी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो उस तरह से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? आपने जब भी यूनिवर्सिटी सर्च करनी है तो हमेशा से हर जगह पे ऐसा होता है कि 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ आपकी ऐसी होती हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, जिनमें आपको पता है कि बार बार एप्लीकेशंस आती हैं। विजिट वीज़ा भी और स्टडी वीज़ा भी, इस पे अंदाज़न टाइम कितना लग जाता है? मैक्सिमम जो टाइम आपका कंज्यूम होता है वो 1.5 मंथ का होता है। विजिट वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? बेसिक आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने कंप्लीट करना होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं उसामती पॉडकास्ट। मैं हूं उसामती। नाज़रीन, मैं हमेशा कोशिश ये करता हूं कि जो भी पॉडकास्ट किया जाए उसमें कुछ ना कुछ ऐसा हो जिससे आप लोग सीख सकें, जिससे आपको कुछ नई बात पता चल सके। आपकी ज़िंदगी के अंदर किसी न किसी हिसाब से हम लोग जो है वो वैल्यू ऐड कर सकें। आज के पॉडकास्ट का मकसद भी यही है। मैंने थोड़ा सा अपनी टीम को कहा कि रिसर्च कीजिए कि कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। तो उसके ऊपर मुझे पता चला कि हमारे जो यूथ है वो स्टडी वीज़ा पे बहुत बाहर जा रही है। लोग विज़िट वीज़ा पे जा रहे हैं, इवन जॉब्स के लिए, इवन आप कह लीजिए कि बिज़नेस के लिए। तो मेरा फिर मकसद ये था कि मैं आपको इसके तरीक़ाकार के बारे में बताऊं और ये बताऊं कि कौन सी एक ऐसी अच्छी कंपनी है जिससे आप अपने सर्विसेज ले सकते हैं, वो आपको कैसे गाइड करते हैं। फ्रॉड इस सारे मामले के अंदर कहाँ पे होता है, कैसे होता है, ख़र्चा कितना आ जाता है, सक्सेस रेशो कितनी है, ये सारे वो सवाल आते हैं जो आज के पॉडकास्ट में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मुल्क से बाहर जाना चाहते हैं स्टडी वीज़ा पे, विज़िट वीज़ा पे, कौन से अच्छे मुल्क हैं जहाँ पे आप जा सकते हैं, जहाँ पे आपको बड़े कम पैसों के अंदर आपको बड़े आसानी से वीज़ा भी मिल जाता है, आपकी पढ़ाई का ख़र्चा भी इतना ज़्यादा नहीं होता, आप साथ साथ कमाना भी शुरू कर देते हैं, यानी अपने पाँव पे खड़े हो जाते हैं। और उसके बाद ज़ाहिर है कि आप लोग, ये भी एक किस्म की, मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की खिदमत ये कि बाहर जा रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, फॉरेन रेमिटेंस पाकिस्तान के अंदर आ रही है। अब इसके बाद एक बड़ा चैलेंज ये था कि हम किससे बात करें, कौन एक्सपर्ट हों। तो हमने बड़ी रिसर्च की। रिसर्च करने के बाद हमें FK कंसल्टेंसी का पता चला और मज़ीद हमने देखा कि ये साल हर साल से इस शोबे के अंदर अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। और फिर बहुत से लोगों से हमने पता किया। बड़ी मेरी ख्वाहिश हुई कि मैं पहुंचूं कि कौन हैं, कौन चला रहे हैं और किस तरह से ये सारा आप कह लीजिए कि मामला होता है। तो उसमें मेरी मुलाकात हुई फ़ायज़ा कंवल साहिबा से, जो कि CEO हैं FK कंसल्टेंसी की। बड़ी शानदार पर्सनैलिटी। मैंने इनको रिक्वेस्ट किया कि आप मेरे पॉडकास्ट में आइए और मेरे जो देखने सुनने वाले हैं उनको बताइए कि वीज़ा प्रोसेस क्या होता है, फ्रॉड क्या होता है, किस जो बातें मैंने आपको पहले बताई हैं। तो फ़ायज़ा कंवल साहिबा मौजूद है मेरे साथ। फ़ायज़ा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ। बहुत शुक्रिया आपका दावत देने का। आपका शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई। मैं बड़े बेसिक से सवाल से शुरू करता हूँ और वो ये है कि जब आपने कंसल्टेंसी के लिए वीज़ा लेना है, आपको कंसल्टेंसी चाहिए, उसके लिए किसी कंपनी का इंतखाब करना होता है, तो वो कौन से पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप कह लीजिए कि आपको फोकस करके और आपको उन सारे पैरामीटर्स को पूरा करके उस कंपनी का इंतखाब करना होता है? सबसे पहले तो मैं बात करूं कि हमने जो है वो कंसल्टेंट कैसे कोई चूज़ करना है, कोई एजेंट कैसे चूज़ करना है।
बेसिकली वीज़ा लगना जो है आपकी प्रोफाइल के लिए एक बहुत ही वैल्यू रखता है। अगर इन केस आपका बैन लग जाता है तो समझ लें कि आपकी पूरी प्रोफाइल जो अब तक की थी आपकी वो ख़त्म हो जाती है, आप एलिजिबल नहीं रह सकते हैं 5 या 10 साल के उस कंट्री के में अप्लाई करने के लिए। तो बेहतर तरीकाकार ये होता है कि अगर आपने किसी भी कंट्री में अप्लाई करना है उससे पहले आपको चाहिए आप ख़ुद भी उसके बारे में रिसर्च करें, उनके वेबसाइट्स पे जाके, उनके पोर्टल्स पे जाके। और उसके अलावा अगर आप किसी कंसल्टेंट से एप्लीकेशन अप्लाई करवाना चाह रहे हैं, अब क्योंकि कंसल्टेंट्स के बाद अपडेट्स होती हैं, जैसे कि हर चीज़ के लिए कोई ना कोई माहर होता है, तो कंसल्टेंट्स के पास एम्बेसी में क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट्स आई हैं, क्या क्या उनकी पॉलिसीज़ चेंज हुई हैं, कौन कौन सी हम चीज़ों को बेहतर करें कि अपनी प्रोफाइल को हम मज़ीद बेहतर करते हैं, तो कंसल्टेंट आपको ये सारी चीज़ें क्लियर करके आपके वीज़ा लगने के लिए आपको हेल्प आउट करता है। तो इसके लिए हमें एक अच्छा कंसल्टेंट कैसे चूज़ करना है, सबसे पहले तो आप उनका ऑफिस विज़िट करें। ऑफिस विज़िट करने में ये कि अपनी प्रोफाइल लाजमी लेके जाएं, यानी कि अपने डॉक्यूमेंट्स जो वीज़ा की रिक्वायरमेंट है वो साथ लाजमी कलेक्ट करके लेके जाएं, ताकि कंसल्टेंट उन सब का एक आपको जो है एनालिसिस करके आपको बता सके, असैसिनेशन आपको एक अच्छी दे सके कि क्या बेहतर चीज़ें होंगी जो आपके वीज़ा लगने के लिए बेहतर होती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि हम बिल्कुल भी कोई भी वर्किंग नहीं करते हैं, ना कंसल्टेंट के ऊपर ना कंट्री के ऊपर, हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे जाके एक फ़लाँ बंदा है उसका यूके का वीज़ा लग गया, मैं भी यूके का अप्लाई करूं, चाहे मेरी डॉक्यूमेंटेशन उसके अकॉर्डिंग है या नहीं। जी बिल्कुल। किसी का कनाडा का वीज़ा लग गया तो मैं भी कनाडा के लिए अप्लाई करूँ, ये नहीं देखना है कि हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो सबसे पहले आपने अपना एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है उसको डिसाइड करना होता है। वो आप खुद से भी डिसाइड कर सकते हैं, वो आप कंसल्टेंट से भी कंसल्टेशन ले सकते हैं। खुद से डिसाइड करने का क्या तरीकाकार है? खुद से डिसाइड करने का ये तरीकाकार है कि जैसे मैंने बताया कि आप एम्बेसी की वेबसाइट्स पे, उनके पोर्टल्स पे जाके चीज़ों को चेक कर सकते हैं। उसमें क्या होगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता है कि आज हम बोलें कि मैंने एप्लीकेशन करनी है सो मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो जाएं। बैंक स्टेटमेंट भी जैसे चाहिए होती है, वो आपको 6 मंथ के लिए रिक्वायर्ड होगी, उसमें प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स हो, आपका जो बिजनेस है, जॉब है, उसके डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। तो इन चीज़ों को एक कलेक्ट करना और इनको प्रॉपर एक चैनल के थ्रू लेकर चलना कि जिसमें हर चीज़ की आपकी क्लैरिफिकेंस हो, आपकी ऑथेंटिकेशन शो हो कि आपका कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें फेक नहीं है। अच्छा, ये बताइएगा कि वीज़ा कंसल्टेंसी कंपनीज का जब जिक्र आता है, सिर्फ मैं इस शोबे की बात नहीं कर रहा, वैसे भी पाकिस्तान के अंदर हम लोग देखते हैं कि बहुत सी जगहों पे फ्रॉड हो रहे होते हैं, ऑनलाइन में बड़ा हुआ और जगहों पे बड़ा हुआ। तो वीज़ा कंसल्टेंसी कंपनीज भी काफ़ी ज़्यादा इस मामले के अंदर सामने आई। लोगों ने कहा जी फ़लाँ ने बड़ा फ्रॉड कर दिया, इस तरह से कर दिया। अच्छा, फ्रॉड होता कैसे है और उससे बचने का तरीक़ाकार क्या है? बेसिकली हम पाकिस्तानी ये चाह रहे होते हैं सिर्फ ये सुनना कि हमें ये कहा जाए कि मैं वीज़ा दे रहा हूँ या आपको इतने में वीज़ा मिल जाएगा। अगर कोई उनको प्रॉपर आपको डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करके आपको एक प्रॉपर तरीके से लेके चलना चाहे और उसमें आपको हर चीज़ क्लियर बताए कि ये आपकी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, इतनी रेशो हो सकती है, इतने परसेंटेज हो सकते हैं, ये आपके एक्सपेंसेस आते हैं, तो उनको लग रहा होता है कि शायद ये कंसल्टेंट मेरा काम नहीं कर सकता, तो मुझे ये सारी चीज़ें आगे से आगे भेज रहा है। तो बेसिकली पाकिस्तानी ये सुनना चाह रहे होते हैं कि उनको कहा जाए आप हमें 50 लाख दे दें, आपको 2, 4, 5 दिन बाद वीज़ा मिल जाएगा। आप 20 लाख दे दें तो आपको इतने दिनों बाद वीज़ा मिल जाएगा। जब कोई आपको श्योरिटी देता है कि 100% मैंने ही वीज़ा आपको देना है, तो यहाँ से हमारा फ्रॉड और स्कैम शुरू हो जाता है। क्योंकि वीज़ा किसी कंसल्टेंट, किसी एजेंट की अथॉरिटी नहीं है, ये तो टोटली एम्बेसडर के ही डिस्पोजल पे है कि एम्बेसी नहीं आपको वीज़ा ग्रांट करना है। आपने क्या करना होता है कि सिर्फ उनके रिक्वायरमेंट के मुताबिक ही डॉक्यूमेंट्स को कंप्लीट करना होता है। तो लोगों को थोड़ा सा ये अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि वीज़ा किसी भी एजेंट ने नहीं देना है, बेशक वो आपसे 5 लाख ले रहा है। वीज़ा किसी भी कंसल्टेंट ने नहीं देना, बेशक वो आपसे 50 लाख की डिमांड कर रहा है। वीज़ा जो है वो सिर्फ एम्बेसी पे ही डिपेंड करता है। कंसल्टेंट या एजेंट आपको हेल्प आउट कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स अच्छे कंप्लीट करने में, आपकी ऐसी फाइल कंप्लीट करने में कि जिससे आपकी एप्लीकेशन जो है, आपकी डॉक्यूमेंटेशन, आपकी प्रोफाइल जो है, उसमें वीज़ा लगने के जो चांसेस हैं उनको इन्हांस किया जाए। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग कि कंसल्टेंसी कंपनीज का काम कंसल्टेंसी देने की हद तक ही होता है, ऐसे ही है ना? ऐसा नहीं है कि वो आपको कह रही है 50 लाख रुपए पकड़ें, मेरी फीस भी जमा करवा दें और आप जो है वो मेरा वीज़ा भी लगवा दें, सारा कुछ ऐसे ही है। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे हम एक समझ लें कि डॉक्टर के पास जाते हैं, एक हम कंसल्टेंट के पास जाते हैं, उसने हमें कंसल्ट कर देना कि मुझे किन किन ट्रीटमेंट्स की जरूरत है। वो अगर क्या 50 लाख रुपए तो मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा, तो ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल। और अगर आपका ऑपरेट होना है, कुछ भी होना है, उसके लिए सर्जन है जिन्होंने आगे आपका प्रोसेस लेके चलना है सारा। तो बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने भी सिर्फ आपको एक कंसल्टेशन प्रोवाइड करनी है। हम भी चाह रहे होते हैं कि हमारे पास क्लाइंट आ रहा है, हमारी
भी कंपनी की अच्छी रेपुटेशन बने, हम पे भी लोग जो है वो ट्रस्ट करके आएँ। इसलिए हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि क्लाइंट की पूरी फ़ाइल पढ़ के, उसके डॉक्यूमेंट सारे चेक करके, उनका एक अच्छा एनालिसिस करके ही उसको रेकमेंड करें कि आपके लिए कौन सा कंट्री बेहतर रहता है, बिल्कुल सही। ताकि वो हमारा एक लॉन्ग टर्म क्लाइंट बन सके। ऐसा तो नहीं होता कि एक पर्सन ने अगर जापान का वीज़ा लिया है, अब वो नेक्स्ट यूएस से जाने का नहीं सोचेगा, वो डेफिनेटली आगे से आगे कंट्रीज़ में मूव करने का सोचेगा। तो हम भी चाह रहे होते हैं कि क्लाइंट का एक ट्रस्ट बिल्ड हो, ताकि वो उसी जो है वो तरीके से आगे हमसे मज़ीद अपनी जो है एप्लीकेशन वो लेता है। अच्छा, ये बताइए कि एफके कंसल्टेंसी किन किन मुल्कों के लिए वीज़ा कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड कर रही है? हम सभी कंट्रीज़ का ही वीज़ा डील कर रहे हैं, और इसमें अभी जो करंट रेशो अच्छी चल रही है, जिसमें वीज़ा के आप कह सकते हैं कि चांसेस बहुत अच्छे हैं, जिसमें आप अपने सारी डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं, उसमें यूके इस टाइम पे बहुत अच्छा चल रहा है। अच्छा। और ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सभी कंट्रीज़ की रेशो बहुत अच्छी है अगर आप इसको विज़िट के लिए लेके चलते हैं। और इसके साथ साथ हम जो है स्टडी वीज़ाज़ को भी डील कर रहे हैं। स्टडी के हवाले से जो लोग चाह रहे होते हैं कि उनके बहुत ही कम एक्सपेंस में जो है वो वीज़ा ग्रांट हो जाए और उनको वहाँ पे काम करने का जो है ऑप्शन वो भी मिल सके, और फुली फंडेड भी हो। फुली फंडेड के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से अगर हम बात करें कम एक्सपेंसिव में, तो वो यूरोप बहुत अच्छा कंट्री है जिसमें आप बहुत ही कम कॉस्ट में अपनी स्टडीज़, अपनी डिग्रीज़ कंप्लीट कर सकते हैं। और बाकी ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन्होंने अपना जो है साथ पोस्ट वर्क का भी आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि स्टडीज़ के बाद आप वहाँ पे इजीली वर्क करके अपना जो है स्टडी वीज़ा इसको आगे कन्वर्ट भी करवा सकें अदर ऑप्शंस में। अच्छा, ये बताएं कि जो स्टडीज़ के लिए जिस तरह से आपने बताया, ये लोग फिर अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके वापस आ जाते हैं या वहाँ पे इनको स्टे का मौका भी मिलता है? अभी मैंने जैसे कि बताया कि जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा है, इन्होंने आपको ऑप्शन दिया हुआ है कि आप यहाँ पे अपनी स्टडीज़ के बाद पोस्ट वर्क के लिए भी आपको ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और जैसे कि शेंजन वगैरह में होता है कि आपके पास पूरा 27 कंट्रीज़ का वीज़ा होता है। तो अगर आपका किसी एक कंट्री में अगर स्टडी चल रही हैं, आपने वहाँ पे जॉब की है, तो उसके बाद आप नेक्स्ट अदर कंट्रीज़ में भी मूव कर सकते हैं। वहाँ पे आप वर्क वगैरह के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप वर्क के लिए अप्लाई कर सकते हैं, डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसी से भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, लेकिन आपने वहाँ पर एक लॉन्ग टर्म स्पेंड किया होता है, यानी कि 2 या 4 साल, 5 साल अपनी डिग्री के लिए, तो आप वहाँ पे डिफरेंट कंपनीज़ में अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड कर सकते हैं। बाद में आपको सिर्फ एक दफ़ा अपनी स्टडीज़ पूरी होने के बाद अगर बेहतर यही रहेगा कि अगर आप एक एग्जिट करके उसके बाद आप वहाँ पे जो है वर्क वीज़ा के थ्रू चले जाएं। डिग्री प्रोग्राम्स जो आप लोग डील कर रहे हैं वो कौन कौन से हैं, लाइक BS, MS, PhD, पोस्ट डॉक? हम सभी डिग्रीज़ को डील कर रहे हैं, बैचलर्स को और अंडर ग्रेजुएट के लिए जो भी नेक्स्ट आपकी डिग्रीज़ होंगी आपके प्रोग्राम से रेलिवेंट, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड होंगे। अभी सिर्फ हम PhD को डील नहीं कर रहे हैं। PhD हमारा मेन डेस्टिनेशन यही है कि हम US में इसको लेके चलेंगे, क्योंकि US में अगर आप PhD के लिए जाते हैं तो आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत अच्छे होते हैं और उसमें आपको स्टाइपेंड बहुत अच्छा मिल जाता है। तो इनको हम इन फ्यूचर ज़रूर स्टार्ट करेंगे। अभी हम जो करंटली वर्किंग कर रहे हैं स्टडीज़ को लेके, वो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, UK, इन कंट्रीज़ हैं जिन पे हमारा मेन फोकस है। और इसमें हम जो है वो BS के प्रोग्राम्स डील कर रहे हैं, MS के प्रोग्राम्स डील कर रहे हैं, और उसके साथ साथ आपने किसी भी तरह का कोई भी कोर्स या डिप्लोमा के लिए जाना है तो उनके लिए हम आपको सारी गाइडलाइन दें। अच्छा, अभी आपने कहा फुली फंडेड डिग्री प्रोग्राम, यानी इसमें कुछ फुल ब्राइट स्कॉलरशिप्स हैं, कुछ फुली फंडेड, इस तरह की चीज़ें हैं। कौन से मुल्क की ऑफर कर रहे हैं और उसमें ज़ीरो आपका एक्सपेंस होता है, इवन टिकट तक बाकी सारी चीज़ें भी वहाँ से आ रही होती हैं? क्या होता है, किस तरह से होता है? यानी अगर मैं ये कहना चाहूँ कि मैं दुनिया के किसी मुल्क में फ्री पढ़ना चाह रहा हूँ, तो उसका कोई तरीकाकार है? उसको कोई ऐसे ममालिक, कोई ऐसी यूनिवर्सिटीज़, कोई ऐसे इदारे हैं? अगर हम फुली फंडेड की तरफ आते हैं तो इटली को जो है वो मेन हब समझा जाता है इसके लिए, क्योंकि इटली में आपको समझ लें कि फुली फंडेड ज़ीरो एक्सपेंस वाला हिसाब ही होता है। इनफैक्ट के स्टडीज़ के साथ साथ आपका वहाँ पे खाना पीना रहना वो सारा कुछ भी आपका फुली फंडेड में ही आता है, स्कॉलरशिप बेस पे ही चला जाता है वो सारा। इसके अलावा अगर हम स्पेन की, लिथुआनिया के साथ साथ पोलैंड की भी बात करें, लिथुआनिया की वीज़ा रेशो भी बहुत अच्छी है और उसमें आपका बहुत ही कम एक्सपेंस आता है। यानी ये समझ लें कि आप उसको स्कॉलरशिप की बेस पे अगर आप करते हैं तो आपका ना होने के करीब ही एक्सपेंस है। होने से भी थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कितना होता है, मतलब अगर मैं इन टर्म्स ऑफ PKR बात करूं तो कितना खर्चा? PKR में अगर हम बात करें तो आपका जो पर सेमेस्टर है वो 10 से 15 लाख के करीब आपकी कॉस्ट आ जाती है। ओके। और मेरा नहीं ख्याल है कि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो पाकिस्तान में भी आपको इससे ज़्यादा ही जो है, इनफैक्ट अगर हम स्कूल्स में, कॉलेजेस में बात करें तो उनकी ही अभी मंथली जो है वो इतनी आपकी चली जाती है। आपकी पर सेमेस्टर के हिसाब से उन्होंने भी इसको डिवाइड कर दिया हुआ है, तो इतना ही आपका एक्सपेंस बन जाता है। तो ये आपके लिए बहुत ही मुनासिब सा एक बजट हो जाता है। और इसके साथ साथ आपको प्लस पॉइंट ये है दूसरे कंट्रीज़ में कि आपको साथ वर्क के ऑप्शंस भी मिल जाते हैं, जिससे आप अपनी स्टडीज़ का एक्सपेंस निकाल सकते यानी एक दफ़ा आप वहाँ चले गए जी, जो आपका एक्सपेंस आया वो आपने कर दिया और बाकी आप
फिर ऑटो पे लग गया और आप जो है वो अपना काम करके बिल्कुल, अपना आप खुद ही आप जो है वो कर रहे हो। बिल्कुल ऐसा ही होता है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइएगा थोड़ा सा मैं फिर वापस आऊँगा स्टडी की तरफ भी। अब कुछ ऐसे लोग भी हैं, मुझे इवन सवाल भी आए, जो लोग ये जानना चाह रहे हैं कि सस्ता तरीन मुल्क जो घूमने के लिए है वो कौन-सा हो सकता है और कितना सस्ता हो सकता है? सस्ते में अगर सिर्फ लोग देखना चाह रहे हैं तो, और उसके साथ उनकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री भी नहीं है, तो इस टाइम पे उनके लिए, अगर उनका बिल्कुल फ्रेश पासपोर्ट है, तो सर्बिया, मोरक्को इस टाइम पे उनके लिए बहुत बेस्ट ऑप्शन हो सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर वो शेंजन जोन में किसी यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना चाहते हैं तो करंट रेशो के मुताबिक नॉर्वे उनके लिए बहुत अच्छा एक ऑप्शन है। नॉर्वे के साथ साथ आप लोग स्पेन को देख सकते हैं, लेकिन स्पेन और नीदरलैंड जो हैं ये सिंगल पर्सन की एंट्रीज़ के लिए हैं। लेकिन इसमें आपको एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें 29 यूरोपियन कंट्रीज़ का आपके पास वीज़ा होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी का स्पेन का वीज़ा लग गया, उसने स्पेन में लैंड किया है, तो उसकी मर्ज़ी है वो वेरी नेक्स्ट डे जर्मनी, फ्रांस, इटली, माल्टा, यानी कि पूरा शेंजन जोन विजिट कर सकता है। जब हम इनको पाक रुपीज़ में बात करते हैं तो आप किसी एक मुल्क के अंदर जा रहे हैं और वो आपका क्लेम ये है कि ये सस्ता तरीन मुल्क है, जी। तो आप कह लीजिए कि 7 दिन या 10 दिन का अगर आपका वहाँ पे विजिट है तो उस पे अंदाज़न कितना एक्सपेंस आ जाता है? नॉर्मल ये है कि वीज़ा की एक बहुत मिनिमम सी फ़ीस होती है। 90 यूरो वीज़ा की फ़ी है। इसके कुछ अपॉइंटमेंट के चार्जेस हैं, वो भी तकरीबन इतने ही बन जाते हैं, 70 यूरो के करीब। और बाकी जो होता है कि अगर आपका वीज़ा लग जाता है, वहाँ पे आपने ट्रैवल करना होता है, तो चीपेस्ट से चीपेस्ट भी अगर आप हॉस्टल देख लें या आप जो है टिकट की बात कर लें, तो अप्रॉक्सीमेटली आपका जो है 4, साढ़े 4, 5 के करीब आपका पूरा एक्सपेंस आ जाता है। ओके, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब ये बताइएगा कि जो स्टडी वीज़ा है उस पे अगर मैं देखूँ तो कोई आपके पास ऐसी एग्जांपल्स होंगी, कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके पास आए और उन्होंने कहा कि किसी तरीके से हमें ये वीज़ा मिल जाए, जिसे कहते हैं ना किस्मत बदलने के लिए जो जी, लोग जी। कहते हैं कि हम करें, तो ऐसी एग्जांपल्स भी हैं? बहुत सारी हमारे पास ऐसे एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अभी हमारे करंटली बहुत सारे लास्ट इनटेक में जो हैं वो स्टूडेंट्स लिथुआनिया के लिए गए थे, और लिथुआनिया का उन्होंने अपना वीज़ा अप्लाई किया था। एक सेमेस्टर पूरा करने के बाद वो वहाँ से आगे जर्मनी में कुछ मूव हो गए, कुछ फ्रांस में मूव हो गए, क्योंकि डायरेक्ट जर्मनी और फ्रांस का वीज़ा लगना बहुत मुश्किल होता है। नॉर्वे वगैरह का वीज़ा लगना स्टडीज़ के लिए बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये रिचेस्ट कंट्रीज़ में आते हैं और यहाँ पे आप समझ लें कि आपकी परसेंटेज और आपकी रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी हो जाती हैं। तो बेहतर तरीका होता है कि आप छोटे कंट्री से अपना स्टेप लेके इसको आगे इमिग्रेशन की तरफ या माइग्रेट करवा लिया करें, तो वो आपके लिए बेहतर हो जाता है कि आप दूसरी यूनिवर्सिटी में इसको माइग्रेट करवा सकते हैं। तो ऐसी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जो मेरे सामने हैं, और बहुत सारे हमारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में ऐसी करंट जो है आपका सितंबर इनटेक गुजरा है, इसमें अपने एडमिशन्स के लिए अप्लाई किया हुआ था और उनको अच्छा पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है और विद इन टाइम ही उनका पूरा रिस्पॉन्स आ गया है। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी होते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ अपनी जो है परसेंटेज के मुताबिक सिलेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, अपनी स्टडीज़ के मुताबिक सिलेक्ट नहीं कर रहे होते हैं। इस वजह से उनको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है कि उनका एडमिशन तो सिक्योर हो जाता है, लेकिन बाद में उनके वीज़ा के चांसेस बिल्कुल नहीं रहते। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कुछ कंपनीज मैंने ऐसी भी सुनी है जो ये कहती हैं कि हम वीज़ा कंसल्टेंसी की फ़ीस नहीं लेते, आपने फ़ीस भी बाहर जमा करवानी है जाके। वो किस मॉडल पे चल रही होती हैं? आई गेस इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उनकी शायद कुछ कोलैबोरेशन बाहर की यूनिवर्सिटीज़ के साथ चल रही होती हैं, वो एडमिशन्स के ऊपर उनको पे कर रहे होते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं तो ज़ाहिर है कि एक आपका मॉनेटरी बेनिफिट आता ही है ना, कि आप अगर कोई सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, आप क्लाइंट से भी पैसे नहीं ले रहे, तो वो यूनिवर्सिटीज़ पे कर रही होती हैं उनको। बहुत सारी यूके की ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन पे अगर कंपनी से खुद को रजिस्टर करवाया होता है, कंपनीज़ का उनके साथ कोलैबोरेट होता है, तो वो यूनिवर्सिटीज़ आगे कंपनीज़ को पे कर रही होती हैं। लेकिन उसके साथ साथ कंपनीज जो हैं वो स्टूडेंट से भी चार्ज कर रही होती हैं, लेकिन वो इसको हम ये कह सकते हैं कि वो आपसे आपकी पेमेंट स्केड्यूल सारा कुछ जो एक हिडन रखा जाता है। वो जब आप फ़ी वगैरह पे कर रहे होते हैं या अपनी इंश्योरेंस वगैरह या अदर जो भी आपकी एप्लीकेशन फ़ी होती है, तो उसी में ही वो आपका सारा जो है वो आपकी फ़ीस सबमिट कर लेते हैं। अब जैसे कि मैं आपको बात बताऊं कि कनाडा की जो है वीज़ा फ़ी की अगर हम बात करें तो वो 185 कैनेडियन डॉलर्स है सिर्फ, लेकिन मोस्टली लोग जो है उसको 295 के हिसाब से भी रिडक्शन करते हैं, उनकी क्लाइंट से वो चार्ज कर रहे होते हैं। तो इस तरह चीज़ों को जितना ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखे लोगों के लिए समझना उतना ही ज़्यादा ईजी होता है। तो मतलब कि जो कंसल्टेंट ने अपनी जो फ़ी थी उसका मार्जिन उससे 100 कैनेडियन डॉलर्स ऊपर लेके उसको पूरा कर लिया। एक बात मुझे ये आपसे जाननी है कि, और ये बहुत अहम सवाल है, ये भी सुनने में आता है कि जी ऐसा नहीं है कि आपने बाहर किसी बड़े मुल्क से कोई डिग्री अगर आपने करनी है, यूनिवर्सिटी आप उसमें जाते हैं तो इट मीन्स कि बड़ी वैलिड आपकी डिग्री हो गई है, क्योंकि वहाँ पे भी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जो 2-2, 4-4, 6-6 कमरों के अंदर हैं और उनकी यूनिवर्सिटी की जो डिग्री है वो उस तरह से रिकग्नाइज्ड नहीं है, उस तरह से उसकी वर्थ नहीं है। तो
डिग्री प्रोग्राम तो चले मैं बाद में पूछ लेता हूँ, यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए किन बातों का ख्याल रखना चाहिए? यूनिवर्सिटी सिलेक्शन के लिए ये देखना चाहिए कि यूनिवर्सिटी जो है वो HEC से रजिस्टर्ड है या नहीं है। उसकी रजिस्ट्रेशन देखना बहुत ज़रूरी होता है। और आपने देखना है कि वहाँ पे नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस क्या जा रही हैं, यूनिवर्सिटीज़ कौन से आपको प्रोग्राम्स ऑफ़र कर रही है, उनके इंटेक्स क्या क्या हैं। ये बेसिक चीज़ें होती हैं जिनको अगर आप देख लें तो उनके आपके लिए यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। और बेसिक मैंने बताया कि आपने जब भी यूनिवर्सिटी सर्च करनी है तो हमेशा से हर जगह पे ऐसा होता है कि 4 से 5 यूनिवर्सिटीज़ आपकी ऐसी होती हैं जो कि रिकॉग्नाइज्ड होती हैं, जिनमें आपको पता है कि बार बार एप्लीकेशंस आती हैं, आप वहाँ पे अपनी एप्लीकेशंस अप्लाई कर लेते हैं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ बच्चे, जैसे कि मैंने आपको बताया कि फुली फंडेड चाह रहे होते हैं या फिर उनकी परसेंटेज उसके मुताबिक नहीं होती है, लेकिन वो बाहर जाने की स्टडीज़ के लिए फिर भी ख्वाहिशमंद होते हैं। तो फिर वो यूनिवर्सिटी से जैसे कोई कॉलेजेस वगैरह लिंक्ड होते हैं तो उन कॉलेजेस के साथ बेहतर होता है कि वो वहाँ पर अपना वीज़ा अप्लाई कर लें। बिल्कुल सही। अच्छा, इसमें ये बताइएगा कि जो डिग्री प्रोग्राम्स हैं वो किस में रुझान ज़्यादा है आजकल बाहर की दुनिया में, जिसमें आप ये भी सजेस्ट कर दीजिए कि आने वाले वक्त में इस चीज़ का दौर हो सकता है, और अगर आप डिग्री कंप्लीट करके आए हैं तो ना सिर्फ बैरून मुमालिक आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी आपको काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी। वो कौन से डिग्री प्रोग्राम्स हैं इस वक्त जो ट्रेंड कर रहे हैं? जैसे कि पहले हम हमेशा से देखते थे कि हर बंदा बाहर जो है वो डॉक्टर बनने के लिए जाना चाह रहा है। मोस्टली जो लोग होता था कि हमें MBBS करना है या उसके साथ हमें जो है वो BDS बेशक मिल जाए, लेकिन हमने इसी फील्ड की तरफ ही जाना है। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है उसका ज़्यादातर जो फोकस है वो IT फील्ड की तरफ है, क्योंकि आगे जैसे आपको भी पता है कि सारा दौर ही IT का ही आ रहा है। तो हर बंदा चाह रहा होता है कि वो नए से नए सॉफ्टवेयर सीखे, उनकी जो है आगे से नई चीज़ें जो है उनको इन्वेंट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। अब जितनी भी ज़्यादा एप्लीकेशंस आती हैं वो सारी ही IT के हवाले से होती हैं या बिज़नेस प्रोग्राम्स के हवाले से होती हैं, और जिनका अभी ज़्यादा लोगों का मेन फोकस इसी पे ही है। बिल्कुल सही है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि अभी तक जो FK कंसल्टेंसी है, एक रफ्स आइडिया, इतने सालों से माशाल्लाह आप लोग काम कर रहे हैं, क्या रेशो है आपके इसके सक्सेस की कि वीज़ा जो है वो ग्रांट हो जाता है? FK का काम जो है वो क्लाइंट्स को कंसल्टेशन प्रोवाइड करना है, लेकिन उसके साथ साथ हम क्लाइंट्स की प्रोफाइलिंग इस तरह से करते हैं, उसकी फ़ाइल को एम्बेसी के सामने प्रेजेंट इस तरह से करते हैं, उसमें सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगा के कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो अपनी वीज़ा सक्सेस रेशो है FK की, वो हम कह सकते हैं कि 75+ में अभी करंटली चल रही है। हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो आयरलैंड में बैठे हुए हैं, कनाडा में हैं, US में हैं, ऑस्ट्रेलिया में हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स बैठे हुए हैं। इनफैक्ट जो हमारे क्लाइंट आयरलैंड में जाते हैं वो 7-10 डेज़ के बाद आगे से आगे फर्दर अपने विज़िट को आगे डिफरेंट जो है वो कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करने की कोशिश करते हैं। अब बहुत सारे हमारे, जैसे कि पाकिस्तान में प्रॉपर्टी का बिज़नेस एकदम से बहुत सारा डाउन में चला गया था, डाउनफॉल आ गया था, तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया विज़िट वीज़ा पे जाके अपने डिफरेंट कंपनीज़ के साथ कोलैबोरेट करके उसी को रियल एस्टेट में और कंस्ट्रक्शन में इसको कन्वर्ट किया है। और बहुत सारे क्लाइंट्स ऐसे हैं जो कनाडा में जाके बैठे हुए हैं, वहाँ पे किसी ने अपने पेट्रोल पम्प, किसी ने अपने गैस स्टेशन खोले हुए हैं। तो हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जो आउट ऑफ द स्टेशंस हैं और वो अपने जितने भी यहाँ पे रिलेटिव्स हैं उनको रेफ़र कर रहे होते हैं कि आप हमारे ऑफिस में जाएं, वहाँ पे जाके अपनी एप्लीकेशन प्रोसेस करवाएं। अच्छा, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई है मुझे कि आप विजिट वीज़ा पे जाते हैं और वहाँ पे आप डिफरेंट कंपनीज, डिफरेंट लोगों से मुलाकातें करते हैं और आप उनके साथ कोलैबोरेट करके वहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप में, ऐसा भी हो रहा है? जी बिल्कुल, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि हर कंट्री जो है वो बिजनेसमैन को, आपको पता है कि डेफिनेटली सपोर्ट करता है। उनको पता है बिजनेसमैन आएगा अभी ना से, इन फ्यूचर वो ज़रूर यहाँ पे कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट करेगा। तो आपको बेहतर तरीका ये होता है कि जैसे कि आप चाह रहे होते हैं कि मैं खुद से ही एक कंपनी जो है उसको ज़ीरो से स्टार्ट नहीं ले सकता हूँ, तो बेहतर तरीका होता है कि अपनी फील्ड के लोगों के साथ ही आप कोलैबोरेट करके वहाँ पे इन्वेस्टमेंट के प्लान्स ले सकते हैं। अच्छा, ये विजिट वीज़ा भी और स्टडी वीज़ा भी, इस पे अंदाज़न टाइम कितना लग जाता है? स्टडी वीज़ा तो आपको पता है कि उनके इंटेक्स भी होता है, जो फेब्रुअरी इंटेक्स के लिए होते हैं, उन्होंने उसी के अकॉर्डिंग अपनी एप्लीकेशन को लेके चलना होता है। मैक्सिमम जो इसमें भी टाइम लग जाता है, अभी सितंबर से ऑनवर्ड फरवरी तक का जो टाइम होता है, इसमें 2 से 3 माह का टाइम लग जाता है। और अगर हम विज़िट की बात करें, विज़िट के हवाले से ये है कि मैक्सिमम जो टाइम आपका कंज्यूम होता है वो 1.5 मंथ का होता है, क्योंकि एम्बेसी आपके बायोमेट्रिक के बाद, फाइल सबमिशन के बाद 30 या 25 डेज़ में आपको रिस्पॉन्स दे देती है। अच्छा, रिफ्यूज़ हो गया आपका वीज़ा, देन व्हाट? उसके ऊपर आप लोग किस तरह से इसको डील करते हैं?
देखिए रिफ्यूज़ल जो होता है वो मैंने जैसे पहले क्लियर किया कि वीज़ा ग्रांट करना एम्बेसी के डिस्पोजल पे है। वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो जाता है, वीज़ा रिफ्यूज़ होना नहीं, कोई कोई किसी का वीज़ा रिफ्यूज़ हुआ और वो आपके पास आया जी। कि जी एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया, तो अब आप बताएं तो आप किस तरह से एफके कंसल्टेंसी किस तरह से इसको अभी डील हमारी करेगी? इसी मंथ की सक्सेस रेशो है कि कराची की एक फैमिली थी और उनका 3 दफ़ा जो है वो यूके का रिफ्यूज़ल आया था, उसके बाद अभी उनका अप्रूवल आया है हमारी तरफ से 6 मंथ का उनका यूके का वीज़ा ग्रांट हो गया है। इसी तरह हमारे पास अभी एक ऑस्ट्रेलिया की फैमिली है, उनकी बेटी बाहर थी, वहाँ पे जाना चाह रहे थे, लेकिन 2 दफ़ा उन्होंने एप्लीकेशन की है, रिफ्यूज़ल आने के बाद तीसरी दफ़ा वो यहाँ से सक्सेसफुल रहे हैं। तो वीज़ा जब आपका नहीं लगता है, वीज़ा रिजेक्शन पे आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है, क्योंकि वीज़ा एम्बेसी ने देना है, वो किसी भी वजह से रिफ्यूज़ कर देते हैं। सम टाइम एप्लीकेशंस का फ़्लो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से रिफ्यूज़ल आ जाता है। सम टाइम आपकी एप्लीकेशन अंडर रिव्यू जाती ही नहीं है, वो भी आपका ओवर टाइम होने की वजह से रिफ्यूज़ल का बायस बन सकती है। कभी ऐसा होता है कि आपने कोई एम्बेसी को डॉक्यूमेंट दिया है, लेकिन एम्बेसी की समझ में वो नहीं आ रहा है, तो उसको मज़ीद क्लैरिफाई करने के लिए एम्बेसी आपको उसको हाईलाइट करके भेजती है। ये चीज़ें आप क्लियर करके 30 डेज़ में, अंदर 2 वीक्स में, 3 वीक्स में आपको एक टाइम ड्यूरेशन दिया जाता है, इसमें दोबारा अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करें। तो अगर आपने जो एम्बेसी ने एलिगेशन लगाया है उसको क्लियर करके आप दोबारा से सबमिट करते हैं, तो बहुत कम ऐसा होता है कि आपका दोबारा से वीज़ा रिजेक्ट हो। अच्छा, ये बताएं कि कौन से ऐसे ममालिक जहाँ पे अपनी पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद आप वहाँ पे मुस्तकिल तौर पे अगर सुकूनत इख्तियार करना चाहते हैं तो वो आसान होता है। दूसरा एक चीज़ मैं और इम्पोर्टेंट आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक होता है आफ्टर सेल सर्विसेज। जी। तो आप सिर्फ वीज़ा लग गया उसके बाद बस ख़त्म हो गया, या उसके बाद भी आप लोगों को गाइड करते रहते हैं, राब्ते में रहते हैं, वो आपसे कुछ ना कुछ मुआवनत लेते रहते हैं? जहाँ तक आपने बात की कि कौन-कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो सेटलमेंट का ऑप्शन देती हैं, जैसे कि मैंने बता दिया था आपको पहले कि कनाडा और ऑस्ट्रेलिया, और ये दोनों बहुत अच्छी कंट्रीज़ हैं। इनका वीज़ा भी लॉन्ग टर्म का स्टैम्प होता है और ये आगे आपको मज़ीद ऑप्शंस देती हैं कि स्टडी को अदर ऑप्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, बिज़नेस में, जॉब में या इन्वेस्टमेंट में, किसी भी पर्सपेक्टिव में आप इसको चेंज करवा सकते हैं, क्योंकि आपका लॉन्ग टर्म का वीज़ा होता है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा ये था कि बहुत सी कंपनीज जो होती हैं वो अगर प्रोडक्ट सेल कर रही हैं, सर्विसेज उनकी चल रही हैं, तो वो उसे हम कहते हैं आफ्टर सेल सर्विसेज, यानी आप काम आपका ख़त्म हो गया लेकिन फिर भी आप राब्ते में भी हैं, कहीं ना कहीं गाइड भी कर रहे हैं, तो आपने वीज़ा दिलवा दिया, उसके बाद बस बाय बाय, वो उधर आप इधर, या उसके बाद भी राब्ते रहते हैं, उसके बाद भी आप कहीं पे अगर उनको कोई मुशावरत कर रही हैं, कहीं पे उनको आपकी मुआवनत की ज़रूरत है, तो आप लोग अवेलेबल होते हैं? हाँ जी, बिल्कुल। अगर किसी क्लाइंट का हमारे बिहाफ़ पे वीज़ा लग के आ जाता है, उसको अगर ट्रैवल करने के लिए क्या-क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, तो हम उसको ट्रैवल के हवाले से सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करते हैं, उसके बारे में सारा गाइड करते हैं। आगे जाके उसने क्या-क्या स्टेप्स लेने होते हैं, वो सारा कुछ हम उसको गाइड करके वीज़ा लगने के बाद, यानी कि अपनी जो हमने उसे एक जॉब कमिट की थी, अपनी कमिटेड जॉब के बाद भी हम उसको सर्विसेज़ प्रोवाइड करते हैं, उसको एक गाइडलाइन देते रहते हैं, ताकि वो वहाँ पे जो है वो आसानी से जा सके, क्योंकि उनका ये फ़र्स्ट ट्रैवल होता है इतनी दूर कंट्रीज़ में। उनको नहीं समझ आ रहा होता है कि हमने क्या आगे जाके करना है, कहाँ पे रुकना है, तो वो सारा ही प्रोसेस हम उनको यहाँ से गाइड करके भेजते हैं। और अगर उनको किसी भी तरह की किसी भी हेल्प की ज़रूरत होती है, तो हम उनको डिफरेंट रिक्रूटमेंट एजेंसीज़ या डिफरेंट कंसल्टेंट्स जो है वो भी रेफ़र कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि सैकड़ों लोगों को वीज़ाज़ मिले आपकी कंसल्टेंसी की वजह से, और माशाल्लाह मैं जब एक मंथ का भी नंबर देखता हूँ तो वो भी एक बड़ा नंबर है माशाल्लाह, जो शायद आपको आज ज़हमत देने का मकसद भी यही था कि बाकी शायद कंपनीज इतने ज़्यादा उनका सक्सेस रेशो नहीं है और इतने ज़्यादा लोग उनके पास आते भी नहीं हैं। तो कौन से वो इंग्रेडिएंट्स हैं जिसने एफके कंसल्टेंसी को इतना कामयाब बनाया? सबसे पहले तो हम क्लाइंट को उसकी एक पूरी फ़ाइल समझने के बाद ही, एक एनालिसिस करने के बाद ही सजेस्ट करते हैं कि आपको कौन सा कंट्री जो है वो चूज़ करना चाहिए है, और आपने डॉक्यूमेंट्स अपने किस तरह से कंप्लीट करने हैं। उसके साथ साथ हम क्लाइंट से कोई भी चीज़ें जो हैं उनको हाइड नहीं करते हैं। उसकी फ़ाइल कंप्लीट होने के बाद, उसके डॉक्यूमेंट कंप्लीट होने के बाद, उसको हर चीज़ ट्रांसपेरेंट रख के उसको पूरी फ़ाइल उसकी रिव्यू करते हैं, ताकि अगर कोई भी डॉक्यूमेंट उसकी तरफ से मिस रह गया है या हमारी तरफ से कोई किसी भी तरह की ज़रा सी भी अगर मिस्टेक हो गई है, ताकि उसको अपलोड करने से पहले, एम्बेसी तक पहुंचाने से पहले चीज़ों को कवर अप कर लिया जाए। यही वजह है कि जिसकी वजह से लोग जो हैं बहुत ज़्यादा एफके पे ट्रस्ट करके यहाँ पे आ रहे हैं, क्योंकि जब भी आते हैं तो उनसे हमें सुनने को मिलता है कि हमें नहीं पता होता कि अगर हमारा कोई प्रीवियस रिफ्यूज़ल आया था तो फ़लाँ कंसल्टेंट ने हमारी फ़ाइल क्या बनाई थी, हमारी डॉक्यूमेंटेशन क्या लगाए थे। तो इसी तरह हम चीज़ों को क्लाइंट के सामने बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट रखते हैं। अच्छा, ये बताएं कि कोई ऐसे लोग भी आते हैं जिनके साथ कोई धोखा भी हो चुका होता है? ऐसे लोग बहुत सारे हैं।
आप समझ लें कि महीने में, हफ्ते में, रोज़ की बुनियाद पे हमें ऐसे बहुत सारे लोग मिलने को आते हैं जिनकी से बहुत तरह का फ़्रॉड हो चुका होता है। ख़ासकर ऐसे सादा लोग अफराद जिनको चीज़ों का ज़्यादा पता नहीं होता है, उनको इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा नहीं होती। उनका मकसद होता है कि हमारे बच्चे किसी ना किसी तरह बाहर चले जाएँ या हम लोग को किसी ना किसी तरह बाहर चले जाएँ ताकि अपने ख़ानदान का कोई फ्यूचर बना सकें। तो इस तरह के लोगों के साथ बहुत ही ज़्यादा फ़्रॉड हो चुका होता है कि उनको एक लालच देके कि आपका वीज़ा आ जाएगा, आपने अगले दिन ही ट्रैवल कर लेना है, वहाँ पे आपको काम मिल जाएगा। तो उनके साथ ऐसा भी नहीं है कि बहुत ही कम अमाउंट में फ़्रॉड की सूरत हुई हो कि 2 लाख 5 लाख, बल्कि ज़्यादातर जो लोग आते हैं उनका यही हाल होता है कि 10 12 30 40 यहाँ तक भी लोग फ़्रॉड का शिकार हो चुके थे, चाहे उनको कुछ ना कुछ उसके लिए सेल ही क्यों ना करना पड़े। वापस आते हैं, हम स्टडी वीज़ा पे आते हैं और उसकी बात करते हैं कि ज़ाहिर है कि इंटरव्यूज़ भी होने होते हैं स्टूडेंट्स के, उसकी प्रिपरेशन में भी आप हेल्प आउट करते हैं? जी बिल्कुल, इंटरव्यूज़ की जो भी उनकी तैयारी होती है, उनके कोर्स से रेलिवेंट या उनकी डिग्री से रेलिवेंट, वो सारा कुछ क्लाइंट को हम यहाँ से गाइड करके ही भेजते हैं स्टूडेंट्स को, ताकि वो इंटरव्यू के दौरान कंफ्यूज ना हो सके। क्योंकि जब आपने इंटरव्यू क्लियर करना है उसी टाइम पे ही आपका वीज़ा कंफर्म होना होता है। बेशक आपका एडमिशन सिक्योर भी हो चुका हुआ है, टोटली जो आपका डिसीजन होता है वो इंटरव्यू की बेस पे ही होता है। अच्छा, जो स्टूडेंट वीज़ा आपका मुस्तरद होता है, उसके पीछे वजूहात क्या होती हैं और कैसे आप इससे बच सकते हैं? स्टूडेंट वीज़ा में सम टाइम जो होता है, लोग जैसे कि उनकी स्टेटमेंट रिक्वायर्ड होती है, लोग जो है वो फेक स्टेटमेंट बना कर दे देते हैं, या आपने बिल्कुल ही जो है वो एडिटेड अकाउंट्स दे देते हैं, जिसकी वजह से भी उनके रिफ्यूज़ल के चांसेस बहुत सारे होते हैं। या फिर आपने जो है अपनी परसेंटेज उसके मुताबिक नहीं होती है, वो भी आपके कॉज बन सकती है आपके रिफ्यूज़ल की। या आपने अपनी पुरानी जो डिग्रीज़ थी उनसे रेलिवेंट कोई कोर्स आपने प्रॉपर सेलेक्ट नहीं किया होता है, वो भी रिफ्यूज़ल की बहुत बड़ी वजूहत होती है। ये मेन रीज़न जो है जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा, ये बताएं कि इस वक्त जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है, उसके भी कोई इन चीज़ों के ऊपर असरात मुरतब होते हैं? कहीं पे जंग लगी हुई है, कहीं के हालात अच्छे नहीं हैं, इसके भी आता है, इम्पैक्ट आता है? बिल्कुल आता है। आपके मुल्क की हालात बहुत ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। सम टाइम आपको रिफ्यूज़ल ऐसी बुनियादों पे भी आ जाता है कि आपकी कंट्री की जो है वो करंट सिचुएशन बेहतर नहीं है या आपकी पॉलिटिकल सिचुएशन बेहतर नहीं है, उसकी वजह से भी रिजेक्शन रेशियोज़ हो जाती हैं। लेकिन ये सिनेरियो बहुत ही रेयर होता है। मोस्टली जो रिफ्यूज़ल की रीज़न्स होती हैं वो आपकी अपनी प्रोफाइल की वजह से ही होती हैं और गलत इन्फॉर्मेशन पास करने की वजह से भी होती हैं। और गलत इन्फॉर्मेशन अगर आप पास करते हैं तो उस पर सिर्फ आपको रिफ्यूज़ल ही नहीं आता है, बल्कि सम टाइम बैन भी आ जाता है। अच्छा, अगर एक तो गलत इन्फॉर्मेशन है, एक इससे एक स्टेप आगे की बात है, और वो ये है कि आप वीज़ा अप्लाई करते हुए डॉक्यूमेंट्स ही जाली जमा करवा देते हैं, तो उसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं? और वो कंसल्टेंट पे भी आते हैं या सिर्फ उस बंदे पे ही जो है वो चल रहा होता है? कंसल्टेंट को भी उसको फेस करना पड़ता है, और ख़ासकर जो है उस पर्सन के लिए बहुत बुरी बात है। बहुत गलत स्टेप इसलिए हो जाता है कि उसका आगे सिर्फ रिफ्यूज़ल नहीं आता फेक डॉक्यूमेंट की सूरत में, बल्कि बैन हो जाते हैं। और बैन जो है वो कुछ मंथ्स का नहीं होता बल्कि साल का होता है। 8 साल 5 साल 10 साल तक का भी आपका बैन लगता है। और उस सूरत में आप उस कंट्री के साथ साथ जो बाकी बॉर्डर कंट्रीज़ होती हैं उसमें भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि FK कंसल्टेंसी के ऑफिसेज एक ही जगह पे हैं या मुख्तलिफ शहरों के अंदर हैं? हमारा एक ही ऑफिस है, मॉडल टाउन लिंक रोड, लाहौर पे। और ये भी बताइए मुझे कि अगर कोई आपसे कह लीजिए कि वो इस शहर से बाहर है और वो चाह रहा है कि आपसे सर्विसेज अवेल करे, तो उसका कोई तरीक़ाकार है? जी बिल्कुल, वो हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर 0312495533। इस पे हमें मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे जो हैं वो नुमाइंदे 24 घंटे जो है इनकी रहनुमाई के लिए मौजूद हैं। ऐसा पॉसिबल है कि वो आए ना आपके ऑफिस में और ऑनलाइन आप उसको गाइड करते रहें, कंसल्टेंसी देते रहें? बिल्कुल, बहुत सारी ऐसे क्लाइंट्स हैं कि जो खुद बाहर बैठे हुए हैं, उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे हैं, लेकिन वो अपना प्रोसेस वहीं से ही कंप्लीट करवाते हैं। और उस सूरत में वो हमारा ऑफिस विज़िट भी नहीं करते हैं, या आउट ऑफ स्टेशन से भी लोग आते हैं, लोग होते हैं वो हमारा ऑफिस विज़िट नहीं कर सकते हैं, वो डायरेक्ट सारा प्रोसेस ऑनलाइन ही करते हैं। हम वर्ल्ड वाइड जो है वो ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अच्छा, कहते हैं बड़े बड़े वीज़ा कंसल्टेंसी जो कंपनीज हैं वो बहुत बहुत पैसे चार्ज करते हैं, 5-5 10-10 15-15 20-20 लाख। आप भी इतने करते हैं? अदर कंसल्टेंट्स के बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ। हमारी मैं तो कह मिनिमम सकता हूँ सी ना। हमारी एक मिनिमम सी कॉस्ट है जो हम कंसल्टेंसी की सूरत में चार्ज करते हैं, सिंगल से भी और फैमिली से भी। बाकी सिर्फ उसकी वीज़ा फ़ी होती है, इसके अलावा हमारे कोई एक्स्ट्रा कोई हिडन चार्जेस नहीं होते हैं। बिल्कुल ठीक है।
अच्छा, मुझे एक चीज़ ज़रूर बताइएगा, और वो ये है कि वीज़े का जो दौरानिया होता है, उसके बारे में कहा जाता है कि बड़ा लिमिटेड दौरानिया होता है, यानी 1 हफ़्ता, 2, 3, 4 इस तरह से। ऐसा मुल्क कौन-सा है जिसके लिए इसका दौरानिया ज़रा ज़्यादा हो, और वो कितना दौरानिया होता है? बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जिनका वीज़ा बहुत लंबे अरसे का मिलता है, लॉन्ग टर्म का मिलता है। उसमें सबसे पहले हमारे पास कनाडा आ जाता है। कनाडा को लोग हमेशा ही प्रायोरिटी पे रखते हैं, क्योंकि कनाडा आपको टिल पासपोर्ट वैलिडिटी आपको वीज़ा स्टैम्प करके देता है। यानी एक अगर कस्टमर है, उसने अपना 10 साल का पासपोर्ट बनवाया है बिल्कुल फ्रेश, तो अगर वो अभी वीज़ा अप्लाई करेगा कनाडा का, तो उसको 10 साल का ही वीज़ा मिलेगा। किसी ने अगर 5 साल का बनवाया है तो 5 साल का वीज़ा लगेगा। और ओवरऑल द वर्ल्ड सिर्फ कनाडा है जो फैसिलिटी आपको ये देता है कि आपका पाकिस्तान से ही टीआरवी वीज़ा देता है। जैसे कि हम तुर्की की अगर आप बात करें, तो तुर्की आपको अगर 3 महीने का वीज़ा दे रहा है, उस पर सिर्फ 7 या 10 डेज़ आपको अलाउ कर रहा है। आपको मज़ीद वहाँ पे रहने के लिए टीआरसी अप्लाई करना पड़ता है, जबकि कनाडा में पाकिस्तान से ही टीआरवी वीज़ा मिलता है, और वो लॉन्ग टर्म का होता है जब तक आपका पासपोर्ट एक्सपायर नहीं हो जाता। और अभी न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, ये 2 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिन्होंने अपने शॉर्ट टर्म इंटरवल को बड़ा करके इसका जो है वीज़ा लॉन्ग टर्म का कर दिया हुआ है। यानी कि ऑस्ट्रेलिया पहले 3 महीने का वीज़ा दे रहा था, अभी पिछले साल से उसने इसको लॉन्ग टर्म का कर दिया हुआ, 1 साल का कर दिया, और उसमें मल्टीपल एंट्रीज़ कर दी हैं। इसके साथ साथ न्यूजीलैंड भी ऐसा ही ऑप्शन है कि न्यूजीलैंड ने आपको 1 साल का या 2 साल का वीज़ा देगा, और मल्टीपल एंट्रीज़ के साथ वीज़ा देगा कि आप बार बार पाकिस्तान आएँ, न्यूजीलैंड जाएँ, बार बार आपको वीज़ा लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। जिस तरह पहले इनका 3-3 महीने का वीज़ा लगता था, अब उनसे इन्होंने अपनी पॉलिसीज़ को अपडेट करके लॉन्ग टर्म के लिए कर दिया हुआ है। बिल्कुल सही। तो ये ऐसी कंट्रीज़ हैं कि जिनमें अगर आप विज़िट पे चले भी जाते हैं, तो वहाँ पे जाके अगर आपका लॉन्ग टर्म का वीज़ा है, आप वहाँ पे उसके साथ साथ जो है वो वर्क के ऑप्शंस देख सकते हैं, बिज़नेस के प्लान्स देख सकते हैं। क्योंकि अगर आप 6 महीने का आपका स्टे है, 6 महीने आप गए हैं, तो डेफ़िनेटली आप 6 महीने का अपने साथ सारा एक्सपेंस नहीं लेके जा रहे, जिसमें आपने रहना है, खाना पीना हर चीज़ होगी। तो आप मैक्सिमम अपने साथ 1 मंथ का बजट लेके जा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोगों का इतना ही बजट होता है कि वो 10 या 15 दिन वहाँ पे सर्वाइव कर सकते हैं अपने उसी बजट में। तो बेहतर ये होता है कि अगर आपके पास 6 महीने का एक कंट्री आपको वीज़ा दे रहा है, आप उसके साथ साथ छोटी मोटी अपनी इन्वेस्टमेंट्स देख के वो करते रहें, वहाँ पे साथ कोई काम की अपॉर्चुनिटीज़ वगैरह देख लें। लेकिन उसके लिए आपको अपने विज़िट का स्टेटस पहले कन्वर्ट करना होगा अदर जो है वो स्टेटस के लिए। ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे अब ये भी बताइएगा कि विज़िट वीज़ा, थोड़ा-सा हमने इस पे ज़्यादा बात इतनी नहीं की, मैं चाह रहा हूँ उस पे भी बात हो जाए कि विज़िट वीज़ा के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? बहुत सिंपल से डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको आपने कंप्लीट करना होता है। आपका पासपोर्ट, आईडी कार्ड, एफआरसी, एमआरसी, पिक्चर्स वगैरह, ये आपके बेसिक आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपने कंप्लीट करना होता है। अब आपने अपनी प्रोफाइल अगर दिखानी है कि मेरे पास इतना बैंक बैलेंस है कि मैं वहाँ पे जा सकूँ, उसके लिए आपने सिर्फ अपनी स्टेटमेंट मेंटेन करनी है। 6 मंथ की आपकी स्टेटमेंट होनी चाहिए, प्रॉपर ट्रांजेक्शन्स मेंटेनेंस के साथ हो। स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने के लिए बैलेंस कहाँ से आया, तो उसके साथ आपने अपना जॉब या बिज़नेस शो करवाना है। जॉब पर्सन के लिए ज़रूरी है कि अपनी सैलरी स्लिप ज़रूर साथ अटैच करें। अब वो जो भी कंपनी से कोई ऑफर लेटर मिला हुआ है उसको साथ ज़रूर अटैच करो, और कंपनी से अपना एनओसी लेटर ज़रूर बनवाए। ये आपकी प्रोफाइल के लिए एक एक्स्ट्रा सपोर्टिव डॉक्यूमेंट हो जाता है। बिजनेसमैन अपनी कंपनी का लेटर दे सकता है, विजिटिंग कार्ड दे सकता है। बिजनेसमैन को चाहिए कि वो अपना टैक्स ज़रूर पे करे, ताकि अपना एनटीएन और लास्ट 2 ईयर की टैक्स रिटर्न साथ अटैच करके आपकी फ़ाइल को कंप्लीट करें। इसके अलावा अगर आप अपनी मज़ीद फ़ाइल को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं सपोर्टिव के तौर पे, तो अपने बेसिक डॉक्यूमेंट्स के साथ अपना करेक्टर सर्टिफिकेट, अपना जो है पोलियो, कोविड, इनके साथ साथ अपनी प्रॉपर्टी या एसेट्स में से ज़रूर शो करवाएं। क्योंकि मेन पर्पस होता है कि हमने अपनी टाइज शो करवानी है कि पीछे आपकी स्ट्रॉन्ग टाइज कितनी है, जिससे इन्वेस्टर को क्लियर हो कि अगर मैं इस विजिट वीज़ा ग्रांट भी करूँ तो इन वजूहात की वजह से ये पीछे वापस आए। जैसे कि आपकी फैमिली आती है, वो आपकी फैमिली टाइज में आ जाएगी, लेकिन आपकी जो है अपनी होम टाइज के साथ क्या चीज़ें जुड़ी हुई हैं, तो उसमें आपकी जो है इन्वेस्टमेंट के साथ आपकी जो है वो एसेट्स आ सकते हैं। उसमें जो है आपकी प्रॉपर्टी हो सकती है, कोई भी आपके नाम पे मशीनरी वगैरह है, कोई गाड़ी वगैरह है, तो इनको भी आप साथ शो करवा सकते हैं। ये बेसिक से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको अगर आप इसी तरह पूरे तरीके से ही कंप्लीट कर लें तो आपकी वीज़ा के चांसेस बहुत अच्छे हो सकते हैं। इनमें किसी भी किस्म का फेक पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है। फेक पेपर से आप जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे, गलत इन्फॉर्मेशन पास करने से जितना ज़्यादा अवॉइड करेंगे, वीज़ा लगने के चांसेस आपके उतने ही बढ़ेंगे। अच्छा, कुछ लोगों की ख्वाहिश ये भी होती है, जैसे पढ़ाई के लिए जाते हैं तो वापस सेटल हो जाएं, लेकिन विजिट पे जो लोग जाते हैं वो भी इस ख्वाहिश का इजहार करते हैं कि हम वहीं पे सेटल हो जाएं।
ऐसी भी कोई अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं? हर कंट्री जो है, अगर आप विजिट पे जाते हैं, जो खासकर वो कंट्री जिनमें लॉन्ग टर्म का आपका वीज़ा लग रहा होता है, अगर आप वहाँ पे जाते हैं, अपने विजिट पे आप गए हुए हैं लेकिन आपके पास एक लॉन्ग स्टे का वीज़ा है, तो डिफरेंट जो है आप अपनी एप्लीकेशंस दे सकते हैं डिफरेंट प्रोग्राम्स के हवाले से, इन्वेस्टमेंट वर्क हर तरह के हवाले से। उनको अप्रूव करना ना करना वहाँ की अथॉरिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन बहुत सारे ऐसे चांसेस होते हैं कि आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल ही जाती हैं इस हवाले से। अच्छा, विजिट वीज़ा के अंदर भी इंटरव्यू आपका होता है, और अगर होता है और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम दे नहीं पाएंगे या उस तरह से नहीं हो सकेगा, कोई भी वजह, तो उनके लिए भी कोई ऐसे मुल्क हैं जिनके ऊपर उनको विजिट वीज़ा मिल जाए? खासकर अगर हम यूएस की बात करें, यूएस हर बंदे का ड्रीम है वहाँ पे जाना, और यूएस आपको वीज़ा भी लॉन्ग टर्म का देता है, 5 साल का मल्टीपल आपको वीज़ा देता है। इतने लॉन्ग टर्म का आपको वीज़ा देता है, अगर आपकी पासपोर्ट की एक्सपायरी भी हो जाती है तो भी आपका वीज़ा 5 साल के लिए वैलिड रहता है। और उसमें आपको दोनों प्लान्स दे रहा होता है, वो B1 B2 यानी कि बिजनेस और विजिट दोनों आप प्लान दे सकते हैं। तो इसके लिए यूएस ने इसको कंपलसरी किया हुआ कि उसका आपको इंटरव्यू देना चाहिए। अगर तो आप इसका इंटरव्यू दे लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू नहीं दे पाते हैं, वैसे अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपने उसको इंग्लिश में ही कंडक्ट करना है, आप उसको उर्दू में भी कंडक्ट कर सकते हैं, जिसमें आप खुद को लेके कॉन्फिडेंट हैं, क्योंकि उनके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि आप वहाँ पे इंटरव्यू नहीं देख सकते हैं, तो उसके ऑल्टरनेट में अगर आपका यूएस जाने का ड्रीम है तो आप कनाडा जा सकते हैं, क्योंकि कनाडा और यूएस समझ लें एक ही स्टेट में लगते हैं। और कनाडा का मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, कि लॉन्ग टर्म के वीज़े के साथ साथ आपको TRV वीज़ा ऑलरेडी पाकिस्तान से देता है। इसके अलावा शेंजन में कुछ कंट्रीज़ हैं जिनका इंटरव्यू बेस्ड है, जिनके जर्मनी, फ्रांस, ये भी इंटरव्यू बेस्ड में चले जाते हैं। लेकिन शेंजन में भी ये प्लस पॉइंट है कि इसका वीज़ा आपके पास पूरे 29 यूरोपियन कंट्रीज़ का होता है। तो अगर आपको लगता है कि आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं तो आपको छोटे कंट्री सेलेक्ट करने चाहिए, जैसे कि स्पेन, डेनमार्क, नॉर्वे, आइसलैंड वगैरह। इन कंट्रीज़ को चूज़ करना चाहिए जो कि पेपर बेस्ड हैं, आपने सिर्फ अपनी फ़ाइल सबमिट करवानी है। उसके बाद अगर आपका ड्रीम है वहाँ पर जाना तो आप इसी वीज़ा पे आगे फ्रांस जा सकते हैं, जर्मनी जा सकते हैं। अच्छा, ये कभी आपने भी बात की ना, AI का दौर है और IT और वो सारा कुछ लोग AI से भी तो वीज़ा एप्लीकेशन फिल करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ फिर क्या होता है? देखिए, यहाँ से बेशक इसमें कोई शक वाली बात नहीं कि AI ने हमारी चीज़ों को, हमारी नॉलेज को, बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमारे सामने क्लियर करके रख दिया हुआ है कि हमें जो चीज़ गूगल पे बार बार सर्च करनी पड़ती थी, वो AI से अगर हम सर्च करें तो हमें उसके एक ही बात के 5-6 हमें आंसर्स मिल जाते हैं। और बहुत सारे लोगों ने इसका इस तरह से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया कि इसको वीज़ा प्रोसेस के लिए भी हेल्प आउट लेना शुरू कर दी कि पूरी फ़ाइल यहाँ से ही आप ऑटो जनरेट करना शुरू कर दें। ऑटो जनरेट यहाँ पर आ जाता है। अगर आप यहाँ से AI से ऑटो जनरेट आप फाइल ले रहे हैं तो अब ये देखें कि वो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, उनका सिस्टम प्रॉपर्ली ही AI से चेक होके आ रहा है। आप यहाँ से ऑटो जनरेट करेंगे, वहाँ से ऑटो रिफ्यूज़ल आ जाएगा, क्योंकि ऑटो जनरेटेड आपकी फ़ाइल होती हैं। तो अब आपको नहीं पता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स क्या हैं, आपका बिजनेस क्या है, आपने उस पर कितना टैक्स पे किया है, आपकी अर्निंग्स क्या हैं, आपकी सेविंग्स क्या हैं, आपके बैंक के जो ट्रांजैक्शंस हैं वो कहाँ से पैसा जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, किस तरह क्लोजिंग बैलेंस शो करें। AI को तो जो आपने कमांड देनी है उसने उसके मुताबिक ही आपको पूरा एक पेपर रेडी करके दे देना है। तो यहाँ से ही आपकी जो फाइल और आपकी जो डिटेल्स, आपका कवर लेटर वगैरह, फॉर्म वगैरह, वो मिसमैच हो जाता है और आपका ऑटो जनरेटेड रिफ्यूज़ल आ जाता है। तो जहाँ पे AI आपके लिए बहुत पॉजिटिव है तो ये उसका एक नेगेटिव इम्पैक्ट चला जाएगा, लेकिन वो एक AI का नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं है, वो हमारा ही है कि हम वहाँ से क्या क्या चीज़ें हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो जिस चीज़ के लिए अहल है उसको उसी में ही रखा जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ग्रीन पासपोर्ट की जब हम बात करते हैं, पाकिस्तानी होने की जब हम बात करते हैं, तो उस पर काफ़ी ममालिक ऐसे होते हैं जिन पे कहा जाता है कि इनको पाकिस्तानीज़ को वीज़ा बड़ी मुश्किल से मिलता है। गुज़िश्ता दिनों काफ़ी बात थी, मुझे अभी का करंट स्टेटस नहीं पता, कि दुबई का वीज़ा पाकिस्तानियों को नहीं मिल रहा। तो ऐसे ममालिक जिनमें आसानी से पाकिस्तानियों को वीज़ा मिल जाए, और ऐसे ममालिक जिनमें आप कह लीजिए कि बड़ा जान जोखों का काम है कि पाकिस्तानीज़ को वीज़ा मिले। देखिए, दुबई वगैरह का पहले वीज़ा मिलना बहुत ही आसान था, सऊदी अरेबिया वगैरह के भी, लेकिन इसमें भी हम लोगों को ही कसूर होता है कि हम लोग विजिट पे जाते हैं, वहाँ पे से वापस नहीं आते, वहाँ पे कोई ना कोई ऐसी इलीगल एक्टिविटी कर रहे होते हैं कि हमारा अपना ही रिकॉर्ड दूसरी कंट्रीज़ के लिए ख़राब हो जाता है। अगर हम यहाँ से हट के बात करें कि अगर आप वाकई में ही वहाँ पर लॉन्ग टर्म का वीज़ा चाह रहे हैं, सेटल होना चाह रहे हैं, काम का आपकी ख्वाब है, तो आपको यूरोप की कंट्री चूज़ करनी चाहिए। उसके अलावा आपके पास बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड या आप कनाडा की तरफ जाएं, क्योंकि इनका वीज़ा लॉन्ग टर्म का लग रहा है और डॉक्यूमेंटेशन भी बहुत सिंपल है। किसी तरह की कोई फाइल सबमिशन की फिजिकली आपको जाने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह का इंटरव्यू कंडक्ट करने की ज़रूरत है। तो ये कंट्रीज़ आपको लॉन्ग टर्म का वीज़ा देने के साथ साथ वहाँ पर आपको बहुत सारी फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ भी देते हैं। तो आपको इन कंट्रीज़ को चूज़ करना चाहिए ताकि आपकी प्रोफाइल जो है उसकी वर्थ बढ़ने के साथ साथ जो है आप
आपको वहाँ पे जाके फ्यूचर ब्राइट करने के भी बहुत अच्छे ऑप्शंस मिल सकें। अच्छा, ये भी मुझे बताइएगा कि अभी हम बात कर रहे थे इंटरव्यू की, तो मैं चाह रहा हूँ कि कुछ लोग इससे सीख सकें कि कुछ तजावीज़ दीजिए कि इंटरव्यू कैसे प्रिपेयर करना चाहिए। इंटरव्यू हमेशा जो आपने डॉक्यूमेंटेशन दी है उसी के मुताबिक ही होना चाहिए। जो कि आपने अपने फॉर्म में लिखा है उसी के मुताबिक ही आपके क्वेश्चंस होने हैं, उसी से पूछ के क्वेश्चंस होने हैं। जो आपकी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उसी से रेलिवेंट होगा। जो आपने आइटिनरी अपनी दी हुई है कि मैंने होटल में कहाँ पे स्टे करना है, किस टाइम पे स्टे करना है, मैंने जो टिकट ली हुई है वो किस एयरलाइन की है, कब जाना है और कब वापस आना है, होटल में अगर मैं स्टे करूँगा तो मेरा कितने दिन का स्टे होगा, और उसके अलावा मैंने अगर ट्रैवल करना है कौन कौन सी ऐसी फेमस प्लेसेस है जहाँ पर मैंने ट्रैवल करना है। यही आपके मेन क्वेश्चंस होते हैं जो कि आपके से यूएसए या बाकी जो इंटरव्यू बेस्ड कंट्रीज हैं, ड्यूरिंग इंटरव्यू आपसे आपकी फ़ाइल के मुताबिक ही क्वेश्चंस किए जाते हैं। उसके अलावा आपसे ये पूछा जाता है कि आपकी फैमिली में वहाँ पे कौन है या आपके जाने का मकसद क्या है। आपका एक पर्पज़ ऑफ विजिट जो है वो क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम रैंडम एक एप्लीकेशन दें, मैंने ट्रैवल करने के लिए जाना है या मैंने टूरिस्ट के लिए जाना है, एज अ टूरिस्ट जाना है, मुझे वीज़ा ग्रांट किया जाए तो कोई भी कंट्री आपको ऐसे वीज़ा ग्रांट नहीं करेगा। आपको एक सॉलिड रीज़न देना है कि मेरे वहाँ पे जाने का ये मकसद है। वो आप वहाँ से कोई अपनी फैमिली है उनको अगर विज़िट करना चाहते हैं तो आप उनसे कोई इनविटेशन मंगवा सकते हैं, स्पॉन्सर मंगवा सकते हैं। अगर तो आपका कोई बिज़नेस है, आप बिज़नेस से रेलिवेंट कोई भी चीज़ एग्जीबिशन वगैरह या सेमिनार वगैरह बुक कर सकते हैं। अगर आप वाकई में एक जेन्युइन ट्रैवलर हैं, सिर्फ आपका पर्पज़ ट्रैवल करना ही है, तो डिफरेंट टूरिज़म कंपनीज़ हैं, उनसे आप इन्विटेशन या स्पॉन्सर मंगवा के या खुद से कोई भी एग्जीबिशन या कॉन्सर्ट्स वगैरह बुक करवा के उसकी बेस पे ही अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट ईयर में हमारा फीफा वर्ल्ड कप आ रहा है, उसकी बेस पे बहुत सारे लोग जाएंगे, तो उसकी टिकट्स बुक करें ताकि आपकी जो है ऑथेंटिकेशन शो हो सके कि आपका ये मेन बेसिक पर्पज़ है जिसकी वजह से आपका वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। अच्छा, वैसे किसी को सियाहत का शौक है तो कौन सा मुल्क रिकमेंड करेंगे कि वहाँ पे जाना चाहिए जिसमें आसानी भी हो ज़ाहिर है और सियाहत का शौक भी पूरा हो? तो ऑस्ट्रेलिया इस टाइम पे बहुत अच्छा ऑप्शन है कि जिसमें आप जाके जो है वो चीज़ों को वहाँ पे एक्सप्लोर कर सकते हैं। डिफरेंट उनकी जो जगह हैं जैसे कि सिडनी, मेलबर्न, ये बहुत ही मेन जगह हैं जहाँ को लोग जाते हैं कि इनको फेमस प्लेसेस के साथ साथ इनको आप विज़िट के लिए भी देख सकते हैं। कनाडा में अगर हम बात करें तो नाइग्रा फॉल एक ऐसी जगह है कि जिसको लोग विज़िट करने के लिए जाते हैं, और अभी से कि न्यू ईयर के हवाले से उनको इस तरह से डेकोरेट किया जाएगा कि वो हर बंदे के लिए एक अट्रैक्टिव पॉइंट हो जाएगा। और बहुत सारे लोग हमारे पाकिस्तानी एज आ टूरिस्ट, एज आ विजिटर्स न्यू ईयर की सेलिब्रेशन के लिए जाते हैं सिर्फ इन्हीं जगहों को देखने के लिए। और अगर हम यूरोप की साइड पे बात करें तो आपको पता है कि पेरिस, जिसको लोग देखने के लिए दूर दूर से यहाँ से जाते हैं, ड्रीम लैंड है जिसके लिए लोग यहाँ से जाते हैं। तो ये 3-4 ऐसी आपकी फेमस प्लेसेस हैं कि अगर आपने सैर व तफरीह के लिए जाना है तो इनको फोकस करें। अगर तो आपने कभी से पहले ट्रैवल नहीं किया तो आपको शेंजन का प्लान सबसे पहले लेना चाहिए जो कि यूरोप में आता है। यूरोप में आप फ्रांस का प्लान ले सकते हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट फ्रांस में आप इंटरव्यू नहीं दे सकते हैं, फिर इसके ऑल्टरनेट अदर कंट्रीज़ में वीज़ा लेके आप इस यहाँ पे जा सकते हैं। अच्छा, इसको थोड़ा सा ज़रा, ये क्रिटिकल सवाल है मेरा, मैं आई होप कि मैं ये सवाल सही तरीके से फ्रेज कर सकूं। कुछ लोग ये देखते हैं कि अच्छा यार वीज़ा तो मैं लगवा लूँगा, ये 4 माह 5 माह के बाद ना टिकट बड़ी सस्ती मिल रही है फ़लाँ मुल्क की, जी, तो वो टिकट परचेज़ कर लेते हैं जी। और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करते हैं। एक सवाल इसका ये कि क्या ये रिकमेंडेड है? दूसरा ये कि कुछ कहते हैं कि जो वीज़ा कंसल्टेंट हैं अगर वो इस तरह से आपको करके देंगे तो उनको फिर वो रिटर्न भी हो जाते हैं अगर वीज़ा नहीं लगता उनके टिकट के पैसे। तो इस थोड़ा सा मुझे मिथ को समझाइएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। देखें कि आपने एक 4-5 महीने पहले अपनी एक टिकट बुक करके रख ली है, आपको क्या श्योरिटी है कि आपको उतने टाइम में वीज़ा मिल जाएगा? हो सकता है एम्बेसी की तरफ से डिसीजन लेट आए, आपने अपनी एप्लीकेशन अप्लाई कर दी है, हो सकता है एम्बेसी आपको रिस्पांस लेट करे, आपकी फ़ाइल तब तक जो है उनके पास चेक होने के लिए जाए ना, एप्लीकेशन का फ़्लो इतना ज़्यादा हो, या हो सकता है कि आपको उतने टाइम में अपॉइंटमेंट ना मिले, और ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका रिजेक्शन आ जाए। उस सूरत में आपकी पेमेंट बिल्कुल वेस्ट हो जाती है। और जब तक हम रिफ़ंड की बात करते हैं तो फुली फंडेड कुछ भी नहीं होता है, आपको रिफ़ंड कुछ भी नहीं होता है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपको 10,000 या 15,000 जो आपने 5-6 लाख की एक टिकट बुक की होती है उसमें से आपको कॉस्ट बच रही होती है। आखिर में कुछ मैसेज आपने 2 तरह के देने हैं। एक आपने जो विजिट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए, और एक स्टडी वीज़ा के लिए जो अप्लाई करना चाह रहे हैं उनके लिए। स्टडी वीज़ा वालों के लिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि आपने जब भी अपना वीज़ा अप्लाई करना है तो आपने सबसे पहले अपनी जो परसेंटेज है उसको कलेक्ट करने के मुताबिक, अपनी परसेंटेज के मुताबिक देखना है कि मेरे लिए कौन सी यूनिवर्सिटी बेहतर रहेगी, क्या मैं जो मेरा एक डिज़ायर्ड प्रोग्राम है क्या वही मेरे लिए बेहतर है या मुझे उसका कोई ऑल्टरनेट प्रोग्राम देखना चाहिए। तो आपने जब भी
वीज़ा अप्लाई करना है अपना स्टडी का, यूनिवर्सिटी के बारे में ज़रूर सर्च करें, अपनी परसेंटेज के मुताबिक प्रोग्राम की सिलेक्शन करने के बाद ही अपना विज़िट वीज़ा अप्लाई करें। आइल्स अगर आप नहीं भी करते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आप आइल्स कर लेते हैं या इसका ऑल्टरनेट कोई भी कोर्स कर लेते हैं तो वो आपकी फ़ाइल की स्ट्रेंथ बढ़ा देता है, जिससे आपके वीज़ा लगने के चांसेस बहुत अच्छे हो जाते हैं। और विज़िट वीज़ा वालों के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर आप जो है वर्क वीज़ा ही देख रहे हैं, आपको चाहिए कि मेरे वहाँ पे जाके काम ही करना है, सेटल्ड भी होना है, तो वर्क वीज़ा से बिल्कुल हट जाएँ। आपके पास अच्छा ऑप्शन है कि आप विज़िट पे जाएँ, विज़िट पे जाके आप वहाँ पे अपने लिए अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर करें। उसके बाद आपके पास अच्छा मौका होगा कि आपको वहाँ पे लॉन्ग टर्म जो है वो सेटलमेंट के लिए अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। अच्छा, अब मैसेज आपने दिया बड़ा ज़बरदस्त। मैं आखिर में चाहूँगा कि अगर कोई विज़िट वीज़ा के लिए आपसे रब्ता करना चाह रहा है तो उसके लिए आपका रब्ता नंबर या उसका सिलसिला क्या हो सकता है, और अगर कोई स्टडी के लिए करना चाह रहा है तो उसके लिए रब्ता नंबर या किस तरह से आपसे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश किया जा सकता है? स्टडी के हवाले से या विज़िट के हवाले से या किसी भी तरह की कोई डॉक्यूमेंटेशन के अपॉइंटमेंट के हवाले से या कंट्रीज़ की पॉलिसीज़ के हवाले से, किसी भी तरह की अगर आप वीज़ा के हवाले से इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं तो आप हमारा ऑफिस विज़िट कर सकते हैं मॉडल टाउन लिंक रोड पे, या आप जो है हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं या हमें कॉल भी कर सकते हैं, या डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें कांटेक्ट भी आप कर सकते हैं। फ़ोन नंबर जिस पे आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप कर सकते हैं 0312495533। इस पे आप किसी भी टाइम जो है अपना व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए पैगाम पहुँचा सकते हैं। थैंक यू सो मच फ़ायदा कमल साहिबा, आप तशरीफ़ लाई और इतने अच्छे तरीके से आपने हमारे देखने सुनने वालों को गाइड किया। और मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई भी शख्स स्टडी वीज़ा हासिल करना चाहता है या वो विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहता है तो आज की ये पॉडकास्ट उसके लिए है। बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाला और इतनी कीमती राय आपने दी। नाज़रीन, ज़रूर आप अपने सवालात भी हमें लिख भेजिएगा। दोबारा जब हमें कभी मौका मिलेगा फ़ायदा साहिबा के साथ बैठने का तो हम आपके वो सवालात भी इनसे पूछेंगे ताकि आप मज़ीद अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो सके। आज के इस पॉडकास्ट से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।